जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसमें हम हर एक क्वेश्चन को उसका आंसर बताएंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उन सभी को कवर करेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ठीक है, कब अपनाया था करके पूछ रहे हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए राष्ट्रगान क्या है। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, जिसको हमने सभी ने स्कूल में गाया होगा। ठीक है, जन गण मन क्या है? जनगण मन जो गाते हैं वो राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान जो है लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको जानना ही है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया कब था? तो अपनाया कब था दोस्तों? राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक, अब देखिए यहां से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। अब खाली आप इतना ही जानेंगे कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, अब इतना ही जानेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि यही आएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा ना वो सबको हम बताते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो नहीं छूटेगा। जैसे कि देखिए, पहला तो पॉइंट हम देख लिए, 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान को। ठीक है, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन और क्या किया गया था दोस्तों? इसी दिन किसको अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? ठीक है, इस दिन हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक। यहां से ये भी प्रश्न पूछता है ना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों? तो यहां पे क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसी दिन कब चुना गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए यहां से चार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चारों अब आपसे बन जाएंगे, चारों को आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन और जो दिया है उसको भी समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि 27 दिसंबर 1911, इस दिन क्या हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1911 में। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। ठीक, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया है, 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? राष्ट्रगान को कब अपनाया था ये देख लिया। ठीक है, ठीक, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था ये देख लिया। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बच गया, 26 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो देखिए एक प्रश्न यहां पे दिया गया था कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। अब यहां से आपको कितने सारे प्रश्न देखने को मिल गए। ठीक है, तो पहले बताते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमको देखने को मिलता है। ठीक, पहला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, दूसरा प्रश्न। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तीसरा प्रश्न। ठीक, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। चार प्रश्न हुए। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 5 हो गए। छठवां प्रश्न, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। सातवां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 22
22 जनवरी 1947, 6 प्रश्न हो गए। सातवां क्या हुआ कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1911 में। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। 7 और 8वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। और 10वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो देखिए एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न आपने को देखने को मिलते हैं। इसमें कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं, 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि खाली एक क्वेश्चन का आंसर जान करके आपको आगे बढ़ना है। हम अगले वीडियो में जैसा आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर हमारी ये राय ये रहेगी कि इस प्रकार से डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। खाली एक एक प्रश्न थोड़ी देखना है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेदों से प्रश्न जो है, संविधान से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो अनुच्छेद के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है ना दोस्तों, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50A में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि और कोई दूसरा प्रश्न आए तो आपको अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है ना दोस्तों वो है 11, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। देखिए मौलिक कर्तव्यों को लिया कहां से गया है, यह प्रश्न पूछता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया करके पूछता है, तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य किसके समिति मौलिक कर्तव्य के संबंध में किसने किस समिति ने सुझाव दिया था, यह पूछता है, ठीक है। तो कौन सी समिति गठित की गई थी, समिति के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। समिति कौन सी गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये इसका गठन कब किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति का 1976 में गठन किया गया था इसका, ठीक है। डेट भी याद रखिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था, ठीक है। इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, ठीक है। 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 कैसे हुआ, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 1 से 10 तक, अब जान लीजिए मौलिक कर्तव्य 1 से 10 तक को कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब लाया गया था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था कब, 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। 8 तो स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाए थे, तो उनमें से कुछ को रिजेक्ट किया गया, ठीक है, और अपने से कुछ ऐड करके, ठीक है, कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। किसमें जोड़ा गया, तो ये भी आप जान लीजिए, संविधान के भाग 4A में। पहले संविधान में भाग 4 था, लेकिन क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 4A में जोड़ा गया, ठीक है। तो भाग 4A के कौन से अनुच्छेद में, एक ही अनुच्छेद उस टाइम था दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद, 51A। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A के तहत इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब 11वां कैसे आया, चलिए बताते हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, ठीक है, उसको कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2002 में। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, 2002 में। तो इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो देखिए यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या, कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 50A, ठीक। पहला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। दूसरा प्रश्न, तीसरा क्या हुआ,
मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। चौथा प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में गठित हुई। ठीक है, इन्होंने कितने मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया था? तो 8 का। ये 5 प्रश्न हो गया। छठवां क्या है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। सातवां प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में। अनुच्छेद कौन सा? 51A। ठीक दोस्तों, सॉरी यहां पे हमने टिक कर दिया दोस्तों 50A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 50A इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको कर लीजिए आप 50A। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 वर्ष किसके किसके लिए होता है? देखिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष की। और किसके लिए? विधान परिषद, किसी भी राज्य का जो विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, अब 25 वर्ष किसके किसके लिए होता है? चलिए देख लीजिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। और किसके लिए होने चाहिए? तो राज्य विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष किसके किसके लिए होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और किसकी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, और किसी किसकी होती है? राज्यपाल। अगर आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना है, तो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब 18 वर्ष क्या है? आप सभी जानते हैं 18 वर्ष जो है दोस्तों मतदान करने की, ठीक है, मतदान करने की न्यूनतम आयु, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या है? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में बहुत सारे व्यक्ति जो है अलग अलग विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो उनमें से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सब ऑप्शन के देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये किसके अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ किसके अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान संचालन समिति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये संचालन समिति जो है दोस्तों एक बड़ी समिति थी। ठीक है, एक बड़ी समिति थी, लेकिन इसके साथ ही ये किसके अध्यक्ष थे? ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति जो है एक छोटी समिति थी।
इसके बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। झंडा समिति छोटी समिति थी, तो एक बड़ी समिति थी संचालन समिति, उसके भी अध्यक्ष थे, और एक छोटी समिति झंडा समिति, इसके भी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी अंगीकृत पूछता है, कभी पारित पूछता है, कभी स्वीकृत पूछता है, तो कभी क्या पूछता है? लागू पूछता है। तो अब सभी को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमने पहले ही प्रश्न में बताया कि संविधान समिति की अंतिम बैठक, संविधान सभा की, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, संविधान सभा की क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या किया गया था दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था, ठीक। अब 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आपको सभी को देखना है, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों? संविधान को, ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1950। अंगीकृत को ही हम क्या बोलते हैं? अपनाया गया था। कभी कभी पूछता है कि संविधान को कब अपनाया गया था, तो भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों को ही 26 जनवरी 1949 को संविधान को सौंपा गया था, ठीक है, या पारित हुआ था। संविधान सभा के द्वारा संविधान कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। अब एक बात आता है लागू। तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। सॉरी, इसको पूर्ण हो जाएगा ये, पूर्ण रूप से, ठीक है। आंशिक रूप से या आधा रूप से कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1949 को। अब हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950 में ही हस्ताक्षरित किया गया था संविधान में, ठीक है। हस्ताक्षर किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम सभी को पहले डिटेल से बता देते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 330 ये क्या होता है? अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण किसके तहत दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है। अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल्ड कास्ट, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखिए अनुच्छेद 331 क्या है? तो अनुच्छेद 331 क्या कहता है कि लोकसभा में, कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, ठीक है, आंग्ल भारतीय, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, ठीक है, कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा,
आंग्ल भारतीय समूह के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। किसके अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार। अब अनुच्छेद 332 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 332 जो है वो विधानसभा में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, किसमें, विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जाति, हम इसको क्या लिख देंगे, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, प्लस किसको, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। तो ये दोनों को क्या करता है, आरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो लोकसभा में आरक्षण किसके तहत, अनुच्छेद 330 के तहत, और विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत। तो अनुच्छेद 333 क्या है, तो ये अनुच्छेद 333 जो है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समूह, सॉरी ये क्या है दोस्तों, आंग्ल भारतीय समूह के 2 सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समूह के सदस्य को राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, या चयनित किया जाएगा, अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, तो लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन वीडियो लंबा है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 20 एमसीक्यू हम देखेंगे, लेकिन 20 एमसीक्यू के साथ साथ जो है कम से कम 80 से 100 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको 20 प्रश्न के हिसाब से नहीं, 100 प्रश्न के हिसाब से देखना है। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब महाभियोग बोल रहा है दोस्तों, तो महाभियोग होता क्या है ये तो आपको पहले पता रहना चाहिए ना। तो महाभियोग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है महाभियोग। पर भारत में सिर्फ राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी को महाभियोग कब लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने पर, सॉरी ये हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने पर ही क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब संविधान का उल्लंघन से तात्पर्य क्या है, इसका परिभाषा तो संविधान में भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, और संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन का जो परिभाषा है वो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सदन में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत, तो ये तो गलत हो जाएगा। मतदान करने वाले, ठीक है, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है, सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी है, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ताकि यहां से अगर कोई और प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बन जाए। ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान को महाभियोग को कहां के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, किसको, महाभियोग की प्रक्रिया को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसको लिया गया है दोस्तों कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है उसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। प्रारंभ की अगर आप बात करें, ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो सदन कौन कौन सा होता है, लोकसभा या राज्यसभा।
ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहले जो है क्या किया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है आरंभ की जा सकती है। ठीक है। इसके लिए क्या है, क्या 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 आवश्यक है, तो जिस भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो है लाई जा रही है उसके द्वारा क्या आवश्यक है, तो उसके कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों द्वारा, ठीक है, कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा उसके लिए मंजूरी मिलना आवश्यक है। ठीक है, मंजूरी मिलना आवश्यक है और 1/4 सदस्यों के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, लिखित में सूचना, ठीक है, लिखित सूचना जो है 1/4 सदस्यों के द्वारा लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, किसी भी सदन के द्वारा तो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, 1/4 सदस्यों की यानी कि 1/4 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है और उतने ही सदस्यों के द्वारा 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना होगा कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया हम लाना चाह रहे हैं करके। ठीक है, उसके बाद जो है प्रक्रिया आरंभ किया जाएगा और पारित कब होगा, चलिए ये देख लेते हैं पारित कब होगा। ठीक है, तो पारित कब होगा, जैसे कि एक सदन के द्वारा लाया गया, जैसे कि राज्यसभा के द्वारा क्या किया गया, महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, तो महाभियोग की प्रक्रिया पारित कब होगी, जब जिस सदन के द्वारा भी ये प्रावधान लाया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, उसके कुल सदस्यों का, ठीक है, कुल सदस्यों का या मतदान और उपस्थित सदस्यों का, ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जब ये 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा ना, एक सदन में पारित हो गया तो उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, अब दूसरे सदन में भी उसकी जांच की जाएगी, ठीक है, और वो भी पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भी पारित होने पर तत्काल वहां पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति जी को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार दिया जाता है। तो इतने सारे डिटेल हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। अब राज्य विधानसभा में जो साधारण निर्वाचन हो रहा है उसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, भारत निर्वाचन आयोग, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, अब ये अधिसूचना किस नियम के तहत जारी की जाती है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसी को क्या बोलते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा, 1951 के तहत। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है राज्यपाल राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। इसकी धारा अगर आपसे पूछे तो धारा 15 के तहत, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, तो अधिसूचना जारी कौन करता है, ये आप लिख लीजिए। अधिसूचना जो है राज्यपाल के द्वारा जारी जरूर किया जाता है, ठीक है, लेकिन जारी करने के लिए, ठीक है, सिफारिश कौन करता है, इस अधिसूचना को जारी करने के लिए सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है, तो सिफारिश किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी सिफारिश की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, सिफारिश करते हैं कि आप साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कीजिए। ठीक है, और उनके द्वारा भी डेट बताया जाता है। ठीक है, और राज्यपाल के नाम से ही इसको अधिसूचना जारी किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब बात आती है, ठीक है, पहले तो हम संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा क्या है दोस्तों, तो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की गठन की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये पहला सवाल क्या पूछता है, संविधान सभा गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था नवंबर 1946 में।
ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा की गठन किया गया था। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अब अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? तो हमने पिछले ही प्रश्न में बताया है, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या? संघ शक्ति समिति। ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो है संघ शक्ति या फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखिए, 10वां सवाल क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ठीक है, अब देखिए हमने पहले प्रश्न में क्या बताया? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक हुई थी 24 दिसंबर 1950 को। ठीक है, तो पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच में कितने दिन होता है? तो ये होता है दोस्तों 2 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए देख लीजिए। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ठीक है, तो पहले तो समझ लीजिए कि संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब भारत का संविधान खुद कहता है कि आप मुझ में संशोधन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान की जो मूल प्रकृति है, ठीक है, संविधान की जो मूल प्रकृति है या मूल ढांचा कह सकते हैं, ठीक है, संविधान की जो मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो देखिए रूस से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया रूस से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया दोस्तों? एकल नागरिकता से क्या मतलब हुआ? देखिए हमारे भारत में हम एक ही देश के एक नागरिक हैं, हमारे पास अलग अलग राज्यों की नागरिकता अलग अलग लेना नहीं पड़ता है, हम भारत के नागरिक हैं, इतना ही काफी। ठीक है, जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ की नागरिकता अलग से लेना नहीं है, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश से अलग से नागरिकता नहीं लेना है, दिल्ली से हैं तो दिल्ली की अलग से नागरिकता नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है? हर राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो उसका एक राज्य है, उसके लिए आपके पास एक अलग नागरिकता होगी और अमेरिका की संयुक्त रूप से एक अलग नागरिकता होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है?
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्या है? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, चलिए बताते हैं। देखिए 389 क्या कहता है, ठीक है। संविधान सभा की कुल संख्या जो है वो पहले संविधान सभा की कुल संख्या संविधान की सभा की कुल संख्या होना था कितना? 389, ठीक है। इसमें से क्या 296 जो है, ठीक है, 296 ब्रिटिश भारत से होने चाहिए थे। 296 जो कहां से होने थे? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत अर्थात भारत मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया भारत का, वहां से, ठीक है। और 13 कहां से होने थे? 13 होने थे देसी रियासत से। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से होने चाहिए थे और 13 देसी रियासत से होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जब संविधान सभा की अंतरिम संसद का निर्माण हुआ, ठीक है, संविधान सभा की अंतरिम संसद, तो उसमें कितने सदस्य थे? संविधान सभा की अंतरिम संसद में सदस्य, उसमें सदस्य थे मात्र कितने सदस्य दोस्तों? 296, ठीक है, 296 सदस्य थे। अब 296 में क्या क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने होने चाहिए थे? मतलब हुए 208 सदस्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुए, ठीक है। और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से कितने सदस्य हुए? तो 73 सदस्य हुए मुस्लिम लीग से, ठीक है। और स्वतंत्र सदस्य, ठीक है, जो छोटे छोटे देसी रियासतों से थे, ठीक है, सॉरी, छोटे छोटे समूह थे, उनसे स्वतंत्र सदस्य जो हुए वो कितने हुए? वो हुए 15। तो कुल मिलाकर कितने हुए दोस्तों? 296, ठीक है। तो संसद के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? कुल थे 296, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और स्वतंत्र सदस्य कितने थे? 15, ठीक है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ठीक है कि कुल महिलाएं कितनी थी? तो इस संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं थी, 15 महिला थी, ठीक है। और संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12, ठीक है। तो यहां से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 15। अगला सवाल देख लीजिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके बारे में पूरा देख लेते हैं। कहीं पे अगर गणेश वासुदेव मावलंकर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म देख लीजिए कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1888 को, ठीक है। 27 नवंबर 1888 को हुआ था, ठीक। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए। ये कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी, ठीक है। अब इनके बारे में और क्या चीजें हमको जानना जरूरी है, ठीक है। इनको लोकसभा का जनक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक कहा जाता है दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जी को। इनके बारे में एक और प्रश्न पूछता है कि अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अहमदाबाद अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी, अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी,
ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के क्या थे, संस्थापक भी थे और उसके अध्यक्ष भी थे। तो यहां से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं जल्दी जल्दी। राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, पदेन सभापति का क्या मतलब हो गया कि इनका जो पोस्ट होगा ना वो फिक्स होगा। ठीक है, इनका जो होगा फिक्स्ड पोस्ट होगा। फिक्स्ड पोस्ट क्या मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, पदेन सभापति कौन होगा ये फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा? देखिए कि पदेन सभापति जो है, राज्यसभा का पदेन सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही कौन होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, दूसरे कोई नहीं हो सकते। ये क्या है? फिक्स्ड पोस्ट है, इसी को बोलते हैं पदेन सभापति। ठीक है, ऐसा किसमें होता है दोस्तों? ऐसा केवल लोकसभा में, सॉरी, राज्यसभा में होता है। ठीक है, लोकसभा का जो सभापति होता है या अध्यक्ष होता है उसका पोस्ट फिक्स नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका पोस्ट फिक्स होता है कि कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए उपराष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, आप एक अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 63 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, प्रश्न ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में क्या है फिर? ठीक, तो अनुच्छेद 64 में है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? ये होगा कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, अब देख लीजिए राज्यसभा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और ये क्या है? एक स्थायी सदन है और द्वितीय सदन है। इसके बारे में हम अगले प्रश्न में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय सदन, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और द्वितीय सदन भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, अब राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 17 की अवधि में। जब संसद में 17 रहता है तो 17 की अवधि में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब 17 का अर्थ क्या हुआ? 17 का अर्थ है सत्र ना चलना। ठीक है, 17 का अर्थ है दोस्तों सत्र ना चलना। अब सत्र कौन कौन से होते हैं? संसद में सत्र होते हैं, मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। एक कौन सा? बजट सत्र। ठीक है, पहला होता है बजट सत्र, जो कब से कब तक चलता है? ये सामान्यतः जनवरी के अंतिम माह से, अंतिम सप्ताह से, ठीक है, या फिर फरवरी से लेकर के मई के मध्य में चलता है। ठीक है, ये सबसे पहला सत्र होता है और सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र के बाद में आता है दोस्तों मानसून सत्र। मानसून सत्र आता है। ठीक है, मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? तो ये जुलाई अगस्त में। ठीक है, ये जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में मानसून सत्र का आयोजन होता है। ठीक है, और तीसरा सत्र कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र। तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये कब से कब तक चलता है दोस्तों? तो ये नवंबर से दिसंबर के मध्य में होता है। नवंबर से दिसंबर के मध्य में। ठीक है, तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जब ये तीनों सत्र चलता रहता है दोस्तों, तो इस बीच में क्या होता है? कोई भी अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार जो होती है कोई भी कानून अपने
सदन में पास करवा करके बना सकती है। लेकिन जब सत्रावसान की अवधि होती है, यानी कि ये तीनों सत्र में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कोई कानून बनाना हो आनन फानन में या जल्दीबाजी में, तो उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश जारी कर देते हैं, ठीक है, कि ये एक आज से ये जो होगा कानून होगा, ठीक है। तो क्या होता है, उस टाइम ये मान्य हो जाता है, लेकिन उसको 6 सप्ताह के भीतर या फिर जो संसद की पहली बैठक होगी उसके भीतर उसको संसद के सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है, ठीक है। अन्यथा अगर 6 माह तक पारित नहीं करेंगे तो वो अध्यादेश जो है निरस्त हो जाता है, ठीक। तब ये तो आप समझ गए कि अध्यादेश जारी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अध्यादेश कब जारी करता है, सत्रावसान की अवधि में। सत्रावसान क्या होता है कि सत्र न चलना, ये सत्रावसान होता है, ठीक है। और सत्र कौन कौन से होते हैं, संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र होते हैं, ठीक है। अब मूल प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, चलिए देख लेते हैं। तो वो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है सत्रावसान की अवधि में। अनुच्छेद 52 क्या है, अनुच्छेद 52 है दोस्तों राष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 क्या है, तो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन की शक्ति, ठीक है। संविधान संशोधन की शक्ति। अभी संविधान में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों, तो इस संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वह होता है संसद के पास। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 143 क्या है, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो किसी न्यायिक मामले में, ये कानून के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किसमें वर्णित है, 143 में। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे ना तो यहां से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा ना तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब देखिए आप क्या करते हैं, जनरली बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एमसीक्यू पढ़ करके जाते हैं और परीक्षा में नहीं आता है, उससे रिलेटेड कुछ और पूछ देता है तो समझ में नहीं आता है। तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इतना ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को पूरी बारीकी से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के तहत। अब 16वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। भारत का जो संसद है दोस्तों, ठीक है, भारत का संसद किससे किससे मिलकर के बनता है, तो सबसे पहले ये होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। और किन से मिलकर के बनता है, राज्यसभा, ठीक है। भारत के जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यसभा के सभापति को, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक। अब उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, हम पहले भी प्रश्न बता चुके हैं, वो पद है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 63 में, ठीक। अब अगला सवाल, 18वां सवाल क्या दिया है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है।
लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है, ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है दोस्तों 552। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है संविधान के अनुसार। ठीक है, अब इनमें से 552 कैसे? तो इनमें से जो 530 होंगे ना, 530 वो कहां से होंगे? भारत के राज्यों से होंगे। ठीक है, भारत के राज्यों से हो सकते हैं। और 20 जो है, 20 किन से हो सकते हैं? तो 20 हो सकते हैं संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। कितने? 20। अब तो ये कितने हो गए? 530 और 20 550 हो गए। तो दो दो कहां से हो सकते हैं? तो दो हो सकते हैं दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय, या फिर इसी को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, पूर्व में जब संविधान निर्माण किया गया तो उसमें यह प्रावधान था कि संविधान जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन आता है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। कब ये लाया जाता है दोस्तों? 2019 में। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लाया जाता है। उसके द्वारा क्या कहता है, जो एंग्लो इंडियन वाला जो 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये तो हो गया पहले कितनी जनसंख्या हो सकती थी? तो लोकसभा की अधिकतम जनसंख्या जो 552 हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में देखें, ठीक है, तो वर्तमान में, ठीक है, लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है? वर्तमान में है 543। अब 543 कैसे? ठीक, तो इनमें से 530 जो है, ठीक है, 530 जो है वो तो राज्यों से है, भारत के विभिन्न राज्यों से कितने हैं? 530। ठीक, अब 13 13 कहां से है? संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है दोस्तों, संघ शासित प्रदेशों से कितने हैं? 13। तो इसमें मिलाकर के कुल कितने हो गए? 543 जो है इनकी संख्या हो गई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, जो जम्मू कश्मीर पहले क्या था, ये आंकड़े किसके हैं? जो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, ठीक है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा था, उस समय ये मतलब डिटेल दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो वहां से भी 2 सदस्यों का उसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 2 सदस्यों को डिफरेंस हो सकता है। ठीक, तो डिटेल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसका हम आंसर टिक करना भूल गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 543। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं। पहले तो हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। ठीक, राज्यसभा क्या है दोस्तों? राज्यसभा जो है वो है उच्च सदन। राज्यसभा जो है वो भारत का क्या है? उच्च सदन है। ठीक, उच्च सदन के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थायी सदन। ठीक है, राज्यसभा है क्या है? स्थायी सदन है। ठीक, स्थायी सदन का अर्थ क्या हुआ कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, राज्यसभा का ये क्या है? उच्च सदन है। उच्च सदन के साथ साथ ये कौन सा है? ये है द्वितीय सदन। ठीक है, निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और प्रथम सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा जो है वो सदन, संसद का उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये कैसे होता है? कभी भंग नहीं हो सकता। कैसे भंग नहीं हो सकता? क्योंकि प्रति 2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि प्रति 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है,
इसका तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए अभी जो चुनाव होगा राज्यसभा का, वो कितने सदस्य होगा, राज्यसभा की जितने सदस्य संख्या है उसके सिर्फ 1/3 सदस्यों का होगा, ताकि वो क्या होंगे कि अगले 6 साल में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब अगले साल कितने साल का चुनाव होगा, ठीक है, उसमें भी 1/3 सदस्य का होगा, तो वो क्या होंगे, वो भी 6 साल के बाद में क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर उसके अगले साल बाद क्या होगा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा, तो फिर वो अगले 6 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब निर्वाचन होता है तो 1/3 सदस्यों का ही होता है, और हर 6 वर्ष में इसके क्या होता है, 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन बनी रहती है, कभी भंग नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गया लोकसभा राज्यसभा के बाद में बारे में, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं संसद का निम्न सदन, ठीक है। संसद का निम्न सदन क्या है, लोकसभा। लेकिन प्रथम सदन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये प्रथम सदन क्या है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन है और प्रथम सदन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन का क्या तात्पर्य हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी दल को क्या होता है कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है, या फिर अपना बहुमत साबित करने में वह सफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के पहले भी, ठीक है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। देखिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसे नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति। देखिए अगर राष्ट्रपति भारत के हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होगा, या तो उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, या फिर असमय उनकी मृत्यु होने पर, या तो फिर महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। अगर राष्ट्रपति की पद जो है रिक्त हो जाती है, ठीक है, तो अगर उनकी मृत्यु से रिक्त होती है या महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो क्या कहता है, आकस्मिक रूप से उसका पद जो है राष्ट्रपति का पद भरा जाता है, ठीक है। अगर उनकी जो है राष्ट्रपति का पद खाली होता है उनके कार्यकाल पूर्ण होने से, तो कार्यकाल पूर्ण होने के 6 महीने पहले या कुछ दिन पहले ही क्या किया जाता है, अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए अचानक मृत्यु हो गई या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा, ठीक है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कौन बनेंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो उस समय क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो क्या करेंगे, वो जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उपराष्ट्रपति पद का पद भी खाली रहेगा तो क्या होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको दबा करके ऑल में सेट कर दीजिए। ऑल में सेट करने से क्या होगा, हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाएंगे, सबसे पहले आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।